क्या आपको भी लगता है किसी नई जगह पर जाकर कि यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ, या कोई नए एक्सपीरियंस को लेकर आपको ऐसा लगता है कि ये मैं पहले कर चुका हूँ? ट्रिप पर किसी शहर में घूमने गए, एक नए शहर में जिसके बारे में सिर्फ आपने सुना है, कभी देखा नहीं, लेकिन वहां जाकर आपको लगता है कि यहाँ शायद मैं पहले कभी आ चुका हूँ। तो ये क्या है? क्या ये हमारी पुरानी जिंदगी की यादें हैं, या हमारा पिछला जन्म है, या कोई सपनों का रहस्य है, या ये कोई हमारे अंदर सुपर पावर है जो हमें हमारा फ्यूचर पहले से ही दिखा चुका है? तो जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसे बोलते हैं डेजा वू। जब हमें कभी भी लगता है कि हमने कोई चीज पहले कर रखी है या हम पहले एक्सपीरियंस ले चुके हैं, इसे बोलते हैं डेजा वू। एंड इट इज नॉट अ फैंटेसी, इट इज नॉट अ सुपरफिशियल कंसेप्ट, इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। आज हम इस वीडियो में डेजा वू के बारे में बात करेंगे। डेजा वू कहाँ से आया, ये क्या होता है और ये होता क्यों है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। डेजा वू एक कंसेप्ट है जो कि फ्रेंच फिलोसोफर एमील बोरेक ने दिया 1876 में। उन्होंने लेटर टू एडिटर लिखा था जिसमें उन्होंने डेजा वू के बारे में बात की। फिर उसके बाद द साइकोलॉजी ऑफ द फ्यूचर, उन्हीं की किताब में उन्होंने डेजा वू का जिक्र किया। डेजा वू कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट 150 साल पहले दे दिया गया था। डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन। हमें ऐसा लगता है कि हमने ये चीज पहले एक्सपीरियंस कर रखी है, देख चुके हैं या सुन चुके हैं। तो ऐसी चीजें हमारे साथ क्यों होती है? दिस इज बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। 150 साल पहले डेजा वू के बारे में जिक्र किया और आज भी हम डेजा वू के बारे में इतना ज्यादा कंफ्यूज हैं। उसका ये कारण है कि इसके पीछे बहुत ज्यादा साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है, लेकिन कोई भी स्टडी ऐसी नहीं है जो कि हमें पूरी तौर से सेटिस्फाई करती इस कंसेप्ट के बारे में। ग्लिच थ्योरी कैसी थ्योरी है जो डेजा वू के बारे में बात करती है, लेकिन उस थ्योरी को भी मुकम्मल तौर पर आज भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। तो डेजा वू इतना कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट कैसे है? इस वीडियो में भी मैं आपको सिर्फ उतना ही बता पाऊंगी जितना अभी तक साइंस ने प्रूव किया है, लेकिन इसे समझना बहुत मुश्किल है। उसका कारण ये है कि जब भी एक्सपेरिमेंट्स होने जाते हैं डेजा वू पर, तो हमें कोई स्टिमुलस नहीं मिलता जिसको आधार बनाकर डेजा वू को पढ़ा जा सके। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई चीज ऐसी जिसे आधार बनाकर हम कोई स्टडी कर सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन डेजा वू को समझने के लिए क्या स्टिमुलस लाएं? क्योंकि हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है, किसी को कैसे समझे हम? ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हर इंसान अपने लेवल पर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। तो किस चीज को आधार बनाकर हम एक्सपेरिमेंट करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत ही मुश्किल है कि हम डेजा वू को समझ सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन एनिक क्लियरली ने एक कोशिश की। उन्होंने VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करके डेजा वू को समझने की कोशिश की। वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है कि हम एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। इसके लिए हम वर्चुअल रियलिटी का बॉक्स या फिर वर्चुअल रियलिटी केव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज का इस्तेमाल करके उन्होंने डेजा वू को समझने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, वहां पर अपने जो सब्जेक्ट्स है, पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें लेकर गए और वहां पे उन्हें वो डिफरेंट सीन्स दिखाए। फिर उसके बाद उनके एक्सपीरियंस को पूछा कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया या कभी उन्होंने पहले ये देख रखा था। तो उन्हें काफी ज्यादा रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिला कि हाँ, उन्होंने वो चीज पहले एक्सपीरियंस कर रखी है। इससे ये तो समझ आता है कि डेजा वू हो रहा है, इससे ये तो समझ आ रहा है कि डेजा वू होता है, लेकिन अगेन इसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं समझ आया। इस स्टडी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी ज्यादा खास रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिले। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई जिसमें ये पता लगता है कि 67% लोग डेजा वू को एक्सपीरियंस करते हैं। और अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस हुई होगी। ये चीज मेरे साथ भी हुई। जब मैं नई यूनिवर्सिटी में गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी को पहले देख चुकी हूँ, जबकि वो यूनिवर्सिटी मेरे लिए नई थी। वहां अंदर जाकर या उसको एक्सपीरियंस करने पर मुझे ये लगता था कि ये चीज मैंने पहले कर रखी है या मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है।
उसके पीछे की वजह जो थी वो ये थी क्योंकि उससे मिलती जुलती चीजें मैंने कर रखी थी, तो मुझे लगता था कि जो अब मैं कर रही हूँ वो मैंने पहले कर रखा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी लाइफ में है वो होती रहती हैं, आपके साथ भी हुई होगी। तो डेजा वू को समझना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन की एक किताब है जो कि 2010 में एल्सेवियर में मिलेगी आपको। उस किताब में भी ये लिखा गया है कि डेजा वू एक मेमोरी इल्यूशन है, यानी कि आपकी जो याददाश्त है उसमें कोई इल्यूशन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से हम डेजा वू को एक्सपीरियंस करते हैं। अब जानते हैं कि ये डेजा वू होता क्यों है। मैं आपको कुछ ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स बताऊंगी जिससे आप डेजा वू को कुछ हद तक समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो हमारे दिमाग में मेमोरी बनकर फिक्स हो जाती है। हर छोटी छोटी लाइफ इवेंट, हर छोटी छोटी चीजें जो हम देख रहे हैं वो हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी में चली जाती है। तो हमारी जो मेमोरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक होती है कॉन्शियस और एक होती है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब है जिसके बारे में हम पूरी तरीके से अवगत हैं, हमें पता है, हमें अवेयरनेस है कि क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो जिन चीजों के बारे में हम अवेयर होते हैं वो हमारा कॉन्शियस में चला जाता है। सब कॉन्शियस में ऐसी चीजें चली जाती है जो हमने देख रखी है, सुन रखी है। अब इसमें होता क्या है कि कोई चीज हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो हमें बता रहा है कि हाँ ये कर चुके हैं। तो हमें पता ही है ना कि हम ये चीज कर चुके हैं क्योंकि हम कॉन्शियस हैं, हम अवेयर हैं। लेकिन जब ये कॉन्शियसनेस एक्टिवेट नहीं हो पाती और हमें समझ नहीं आता कि ये जो चीज हम नहीं देख रहे हैं ये हमने कर रखी है या नहीं, तो सब कॉन्शियस पार्ट हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और उस सब कॉन्शियस पार्ट में वो ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती। अब मान लीजिए आप किसी नई जगह पर जा रहे हैं, कॉन्शियस जो हमारा माइंड है वो एक्टिवेट नहीं हो पाया क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अनअवेयर चीजें पड़ी हैं तो हमें कंफ्यूजन होने क्रिएट हो जाती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये चीज देख रखी है या नहीं देख रखी। तो सबसे पहला रीजन तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि हमारे माइंड में हर तरीके की चीज जो होती है वो फिक्स होती जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी मेमोरीज पढ़ रखी हैं, हमारी पास्ट मेमोरीज पढ़ रखी हैं, उनका पैटर्न और जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनका पैटर्न अगर तो मैच हो जाता है, उनमें आपस में कोई फैमिलैरिटी हो जाती है, तो हमें लगता है कि जो नया एक्सपीरियंस है हमने कर रखा है ऑलरेडी पास्ट में। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है। नेक्स्ट टाइम आप एक नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक रेस्टोरेंट में जाते हो, क्योंकि वो पुराना वाला जो आपका पास्ट में रेस्टोरेंट देखा है और जो आप अभी देख रहे हो उनमें कुछ फैमिलैरिटी है, तो आपको लगता है कि ये चीज जो अभी नया चल रहा है ये मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा है। तो ये तो हुआ हमारा पहला रीजन। दूसरा रीजन है सर्वाइवल थ्योरी। सर्वाइवल थ्योरी बोलती है कि हमारी जो लाइफ है एग्जिस्ट करती है इवन आफ्टर डेथ, जिसे हम बोलते हैं पास्ट लाइफ, पिछला जन्म। देखो, ये थ्योरी जो है ये लॉजिकल जरूर है क्योंकि ये रिलीजन पर, स्पिरिचुअलिटी पर बेस करती है, लेकिन इट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन अगेन। अब सर्वाइवल थ्योरी हमें ये बताती है कि हमारी पास्ट में भी एक मेमोरी क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं डिस्कैर्नेट मेमोरी। ये मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो हमारे नए जीवन में भी हमारे साथ जाती है, और हो सकता है कि हमने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की हो और इसलिए आज अपनी करंट लाइफ में अगर हम वैसा ही कुछ फेमिलियर से एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें लगता है कि हमने देख रखा है। अगेन, इट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, लेकिन हम इसे एक बेस समझ सकते हैं इन चीजों को समझने के लिए। तीसरा रीजन है मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रीम्स, यानी कि कोई चीज हम जिसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं वो हमारा सपना बनकर आ गया हो, हमारे सपने में आ गया हो, और वो ही जो हमारा ड्रीम है वो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या कुछ महीनों के बाद पूरा होता है, तो हमें लगता है कि हम ये पहले कर चुके हैं। ये हम पहले कर नहीं चुके, लेकिन हम ये अपने ड्रीम में पहले देख चुके हैं। दिस इज नोन एज मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रीम थ्योरी, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि डेजा वू इसलिए भी होता है क्योंकि हम उस चीजों को पहले अपने सपनों में कहीं देख चुके हैं। सपनों के भी मीनिंग होते हैं, सपने भी कैसे बनते हैं, वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में भी हम एक नई वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी ये समझ लेते हैं कि डेजा वू हमारे सपनों को एक रियलिटी दे देता है और हमें लगता है कि हम इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन वो
टोटली न्यू एक्सपीरियंस होता है। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पर कि इसके पीछे का ब्रेन का फंक्शनिंग क्या है। देखिए, हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स हैं, एक होता है विजुअल कॉर्टेक्स, एक होता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स में ऐसी चीजें होती है जो हमने देखी है या हम जो देख रहे हैं उसे समझने के लिए विजुअल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल होता है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स आवाजों के लिए इस्तेमाल होता है, साउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है, किसी आवाज को सुनने के लिए, उसे समझने के लिए, याद रखने के लिए हम अपने ऑडिटरी कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑडिटरी कॉर्टेक्स में ग्रे सेल्स होते हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते और वो मिसफायर करते रहते हैं। सैम बर्कोविक एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने इस आधार पर अपनी थ्योरी बनाई कि हमारे जो ग्रे सेल्स होते हैं विजुअल कॉर्टेक्स में, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में मिसफायर करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमने इस चीज को पहले एक्सपीरियंस कर रखा है। दूसरा जो हमारा ब्रेन फंक्शनिंग होती है वो होती है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है वो यहाँ पर कन पट्टियों पर हमारे मौजूद होता है। हमारे टेम्पोरल लोब में 3 पार्ट्स होते हैं, हिप्पोकैम्पस, पैरा हिप्पोकैम्पस एंड पेरीराइनल कॉर्टेक्स। पेरीराइनल कॉर्टेक्स और जो पैरा हिप्पोकैम्पस है वो दोनों मिलाकर हमारी फेमिलैरिटी, जो हमारी मेमोरीज होती हैं उसके रिलेटेड ये काम करते हैं, और हिप्पोकैम्पस हमारी जो भी सारी मेमोरीज हम बना रहे हैं उसे कंसोलिडेट करता है। तो जब हमारे हिप्पोकैम्पस पर टेम्पररी, आई एम अगेन रिपीटिंग, टेम्पररी प्रॉब्लम होती है, नॉट परमानेंट, तो क्या होता है हमारी मेमोरी कंसोलिडेशन में कुछ ना कुछ ग्लिच आ जाता है। और पैरा हिप्पोकैम्पस और पेरीराइनल कॉर्टेक्स हमारी फेमिलैरिटी के साथ रिलेटेड होते हैं, तो जब भी इनमें अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारी फेमिलैरिटी वाली जो चीज है वो गड़बड़ा जाती है, इसीलिए हमें लगता है, उसमें ग्लिच आने की वजह से हमें लगता है कि शायद ये चीज से हम फेमिलियर हैं या इस चीज को हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो दीज आर दी सम पॉसिबल रीजंस क्यों डेजा वू होता है और उसकी ब्रेन फंक्शनिंग क्या है। ये कुछ ऐसी थ्योरीज है जो हमें कुछ आइडिया दे जाती हैं कि डेजा वू क्या है, उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं हो पाई क्योंकि रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन दिस टॉपिक। तो चलिए हम इस टॉपिक को इधर ही खत्म करते हैं और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।